नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु के विषय को लेकर जो सुनवाई चल रही है, कल पूरे दिन उसकी सुनवाई हुई। बड़े बड़े देश के दिग्गज उसमें खड़े हुए, क्योंकि लोगों को ये लग रहा है कि ये जो अपोजिशन है वो इस जुगाड़ में लगा हुआ है कि किसी प्रकार से ये सिद्ध हो जाए कि केंद्र सरकार का राज्य के ऊपर कंट्रोल बाय गवर्नर नहीं होना चाहिए। अब उसका साथ देने के लिए एक दो जजेस की बेंच ने ऐसा कर दिया। अब मैंने जब उस पर पहले दिन ही जिस दिन जजमेंट आया था उसी दिन मैंने उसी शाम को मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन किया था और ये कहा था एक नई एनोमली क्रिएट हो गई है देश में और ये एनोमली सॉल्व करना आवश्यक है। सरकार कुछ दिन तक बोली नहीं तो मुझे लगा कि सरकार बोल नहीं रही है, मतलब सरकार का कोई रिएक्शन नहीं है, क्या मैं ही गलत हूं। बाद में सबसे पहले व्यक्ति वो थे जो जगदीप धनखड़ साहब उस समय उपराष्ट्रपति हुआ करते थे, तो उन्होंने सबसे पहले इस पर प्रश्न खड़ा किया था कि इसको फिर से चैलेंज करना चाहिए। हालांकि केंद्र सरकार ने बाद में रेफरेंस मांग लिया और अब 143 का रेफरेंस मांग लिया जिसमें उन्होंने 14 प्रश्न कर दिए थे। अब उसकी प्लीडिंग होते होते आज पहली सुनवाई थी और सबसे पहली सुनवाई मेंटेनेबिलिटी को थी। मेंटेनेबिलिटी का मतलब क्या, आर्टिकल 143 मेंटेनेबल है। अब मैंने दोपहर को बताया था जितना हो गया था, लेकिन अभी पूरा उसका एक्सप्लेनेशन और कल से क्या सुनवाई शुरू होने वाली है और कौन से प्रश्न सामने आने वाले हैं उन पर हम लोग इस समय डिस्कशन करने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले तो मेंटेनेबिलिटी को ये सारे अड़े रहे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने तपाक से कहा कि भाई अगर प्रेसिडेंट हमसे प्रश्न पूछना चाहता है, वो हमसे सलाह लेना चाहता है, हम उनको सलाह देंगे, क्या समस्या है इसमें। इनका कहना यह था कि ये मामला रिव्यू में जाता है, ये सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जजमेंट प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में नहीं पूछा जा सकता। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में केवल नए प्रश्न किए जा सकते हैं, लेकिन कोई भी मामला जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से रिलेटेड हो वो उसी बेंच में या तो रिव्यू डाला जाएगा, रिव्यू डिसमिस होने की पोजीशन में क्यूरेटिव पिटीशन डाली जाएगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट कई एक जजमेंट पहले भी ऐसे कर चुका है। मैंने आपको बताया था AR अंतोले का जजमेंट, चीफ मिनिस्टर रहते हुए उनके खिलाफ कॉग्निजेंस ले लिया गया था, हाई कोर्ट को ट्रायल कोर्ट बना दिया गया था, तब भी सुप्रीम कोर्ट को वो मामला दोबारा सुनना पड़ा था। इसके अतिरिक्त विनयचंद मिश्रा, विनयचंद मिश्रा का मामला था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट को सजा दे दी थी। बाद में पता लगा सुप्रीम कोर्ट के पास पावर नहीं है और एडवोकेट को सजा देने के लिए ऑलरेडी जो उनके पास काउंसिल है, गवर्निंग काउंसिल है वो बैठी हुई है, एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल है वो बैठी हुई है, वही कर सकती है। उसकी अपील के रूप में फिर सुप्रीम कोर्ट सुन सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट नहीं हो सकता। और सुप्रीम कोर्ट के पास जो कंटेम्प्ट की पावर है वो बहुत छोटी पावर है। सुप्रीम कोर्ट की कंटेम्प्ट की पावर इतनी बड़ी सजाएं नहीं दे सकती कि किसी व्यक्ति को 3 साल जेल भेज दे और 6 साल के 3 साल की जेल भेज दे, 6 साल का उनका और उनका लाइसेंस कैंसिल कर दे। ये सुप्रीम कोर्ट के पास पावर नहीं थी। बाद में वो सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने दोबारा एक मुकदमा डाला और तब सुनवाई हुई थी। उसके बाद ही ये 2-3 केस आ गए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट को क्यूरेटिव पिटिशन रूपा अशोक होरा में कहना पड़ा कि अगर सुप्रीम कोर्ट एरर कर दे तो क्यूरेटिव पिटिशन भी डाली जा सकती है। अब विपक्ष का, या मैं कहूं तमिलनाडु सरकार, केरला सरकार और जितने वो दिग्गज खड़े हुए थे, उनका सबका एक मत में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की बेंच को यह हवाला दिया जा रहा था कि आप आर्टिकल 143 के तहत मेंटेनेबल नहीं बनता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और ये रिव्यू में जाना चाहिए। अब रिव्यू में जाएगा तो कहां जाएगा, रिव्यू में जाएगा तो उसी बेंच के पास जाएगा जिस बेंच ने जजमेंट किया है। रिव्यू के बाद अगर वो रिव्यू डिसमिस हो जाता है तब क्यूरेटिव पिटीशन जाएगी। तो उनका कहना था कि क्यूरेटिव पिटीशन के माध्यम से इसको सुना जाना चाहिए, ना कि 143 में। अब 143 में चीफ जस्टिस का कहना था कि भाई वो हमसे सलाह मांग रहे हैं, वो हमसे रेफरेंस मांग रहे हैं, हम उनको दे रहे हैं जो हमारी समझ में आएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बिठाई सुप्रीम कोर्ट ने। मजे की बात देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय पर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बिठाई। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की पहले दिन की हियरिंग के दौरान ही उनको सबको लगा कि ऐसा ना हो कि सुप्रीम कोर्ट इसको डिसाइड कर दे। तो उनका कहना था कि आप अगर डिसाइड कर देंगे, रेफरेंस में डिसाइड कर देंगे, तो फिर क्या सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जजमेंट रेफरेंस में काटा जा सकता है। रेफरेंस मांगा गया है, क्या वो पूरी हियरिंग है। रेफरेंस में जो दिया जाता है वो या तो रिपोर्ट के रूप में कहा जाता है या अवार्ड के रूप में कहा जाता है। खासतौर से रिपोर्ट मांगी जाती है तो रेफरेंस की रिपोर्ट होती है। क्या रिपोर्ट जजमेंट के इक्विवेलेंट है, क्या जजमेंट के ऊपर प्रिवेल कर जाएगी रिपोर्ट। ये बड़े सारे सवाल खड़े कर दिए। इन सवालों के साथ
मेंटेनेबिलिटी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा और पांचों जजेस ने यूनिनिमस कहा कि अगर प्रेसिडेंट उनसे रेफरेंस मांग रहा है तो रेफरेंस देने में कोई बुराई नहीं है, भले ही हम जजमेंट, उन्होंने कहा हम रेफरेंस देने जा रहे हैं, किसी जजमेंट को पलटने नहीं जा रहे, हम किसी जजमेंट को ओवररूल करने नहीं जा रहे हैं, जजमेंट अपनी जगह पर सस्टेन रहेगा। अब सवाल इसमें नए पैदा हो जाएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट उसको सुनता है और सुप्रीम कोर्ट का अगर ये रेफरेंस जिसमें वो अपनी रिपोर्ट बनाएंगे, हालांकि जैसा मैंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनी हुई है, ओपन कोर्ट की तरह से हेयरिंग हो रही है, बंद कमरे में नहीं हो रही, इन कैमरा नहीं हो रही, ओपन कोर्ट में हेयरिंग हो रही है, अपने पक्ष रखने के लिए दोनों पक्ष को पूरा समय दिया जा रहा है। और समय भी कितना, 19 अगस्त को पहली सुनवाई थी, 20 सितंबर तक का समय दिया, और 20 सितंबर से को भी अगर आर्गुमेंट पूरे नहीं होते तो संभव है कि आगे और समय दिया जाएगा, क्योंकि आर्गुमेंट तो पूरे होने जरूरी ही हैं। अब सवाल इसमें यह पैदा हो रहा है कि ये जो प्रश्न है, इनका जो सबका प्रश्न था वो ये था कि आप सुन ही कैसे सकते हैं, और अगर आप सुन लेंगे तो जजमेंट नहीं पलट पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सुन लेंगे, जजमेंट नहीं पलटना चाहते, हम केवल प्रेसिडेंट को रेफरेंस दे देंगे, प्रेसिडेंट बाद में क्या तय करेगा वो जाने, वो रिव्यू डालेंगे कि वो क्या करेंगे, वो उस मामले में कैसे सामने उभर कर आएंगे, ये उनको तय करना है। मैं समझता हूं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ये जो कहना बिल्कुल एक सटीक और नपातुला एक मामला था कि भाई ये सामने चीजें आने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में जो 14 सवाल गए हैं प्रेसिडेंट की तरफ से, वो ये गए हैं, क्या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह मानने के लिए गवर्नर या प्रेसिडेंट बाध्य है? हाँ बाध्य है, हम कहते हैं बाध्य है, लेकिन वो प्रेसिडेंट तो बाध्य होता है लेकिन गवर्नर बाध्य नहीं होता। गवर्नर प्रेमा फेसाई बाध्य होता है, लेकिन अगर उसको कुछ डिस्प्यूटेड लगता है तो फिर वो आर्टिकल 200-201 में उसको रख सकता है, प्रेसिडेंट का रेफरेंस ले सकता है, प्रेसिडेंट से सलाह मांग सकता है, और प्रेसिडेंट को भी अगर कोई डाउट पैदा होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है। तो 200-201 में वो प्रेसिडेंट के पास भेजेगा, प्रेसिडेंट उस पर सलाह दे दे तो ठीक है, नहीं तो प्रेसिडेंट खुद 143 में सुप्रीम कोर्ट सलाह आता है और सुप्रीम कोर्ट से पूछ लेता है। सवाल यह पैदा होता है, क्या गवर्नर की पावर को लेकर कोई समय सीमा तय करने का काम सुप्रीम कोर्ट कर सकता है? क्या ये जो समय सीमा तय की गई, क्या ये ओवरराइडिंग या एडिशन ऑफ न्यू क्लॉज इन द कॉन्स्टिट्यूशन है? क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं है? साथ में सवाल यह भी है कि आर्टिकल 368 के तहत प्रेसिडेंट या गवर्नर को प्रोटेक्शन है कि उनका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता उनके निर्णय का। सवाल यह भी है कि आर्टिकल 142 जिसके तहत ये ऑर्डर ऑनरेबल जस्टिस पार्डीवाला ने किया, वो सवाल यह है कि क्या 142 जिसमें ये ऑर्डर किया गया और वो ऑर्डर ये कह दिया गया कि गवर्नर अगर कंसेंट नहीं दे रहे तो इनको हम आज से कानून घोषित किए दे रहे हैं, क्या 142 में कोई सब्सटेंटिव मैटर डिसाइड किया जा सकता है, कोई पावर डिसाइड की जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन का कोई पार्ट डिसाइड किया जा सकता है, या फिर केवल प्रोसीजरल लैप्स, जहां पर प्रोसीजर एब्सेंट है वहां पर 142 का इस्तेमाल करते हुए उसको कंप्लीट किया जा सकता है? तो 142 फॉर द इनेबलिंग ऑफ जस्टिस है या 142 पावर टू अमेंड दी सब्सटेंटिव लॉज है? दूसरा सवाल, अगला सवाल यह था, क्या 2 जजेस की बेंच इतना बड़ा फैसला ले सकती है जो आर्टिकल 145 क्लॉज 3 के तहत 5 जजेस की बेंच को लेना चाहिए? सवाल तो उस दिन भी मैंने किया था कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन 2 जजेस कैसे कर सकते हैं? अब इस पर बहुत सारे लोगों ने उस समय यह भी लिखा था, क्या ये जो अब उस समय बहुत सारे लोगों ने, जब मैंने ये पहले दिन ही जिस दिन ये इंटरप्रिटेशन और सुप्रीम कोर्ट ने किया था, उसी दिन शाम को मैंने इसका इंटरप्रिटेशन करते हुए इस जजमेंट पर प्रश्न बहुत सारे खड़े किए थे। तब लोगों ने उस वीडियो में भी लिखा था, क्या ऐसे ऐसे जज साहब को चीफ जस्टिस बनाया जा सकता है जो 5 जजेस की बेंच का जो डिसीजन होना चाहिए वो 2 जजेस कर देते हैं और 142 करके लागू भी कर देते हैं? अब है तो बेंच, लेकिन क्या जो काम 5 जजेस की बेंच करनी चाहिए वो 2 जजेस की बेंच का काम वैलिड है? सवाल यह है, जिसके पास पावर नहीं है क्या उसका जजमेंट वैलिड हो सकता है? जजमेंट की वैलिडिटी की बात आती है। ये बहुत सारे प्रश्न लोगों ने पूछ डाले और द्रौपदी मुर्मू साहब ने उसको पूछा रेफरेंस में।
सुप्रीम कोर्ट अब इस पर पूरी सुनवाई करने वाला है, 1 महीने तक सुनवाई करेगा और 1 महीने सुनवाई करने के बाद वो अपना रेफरेंस देंगे। मुझे लगता है कि ये जो सुनवाई चल रही है ये रेफरेंस की तरह नहीं देख रहे हैं, ये अपील की तरह देख लें। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये अपीलेट कोर्ट नहीं है, इसलिए उस जजमेंट को हम पलट नहीं सकते, लेकिन रेफरेंस दे सकते हैं। अब ये रेफरेंस अगर वो 2 जजेस की बेंच के खिलाफ आ जाता है तो ये रेफरेंस बाइंडिंग होगा, क्योंकि ये रेफरेंस ऐसे नहीं लिया जा रहा है कि वो इन कैमरा लिया जा रहा हो, ये रेफरेंस बाकायदा ओपन कोर्ट में हो रहा है और ओपन कोर्ट में होने के बाद डिसीजन टाइप होने वाला है, पूरा अवसर सबको मिलने वाला है। इसमें अटॉर्नी जनरल शामिल हैं, इसमें कई एक राज्य शामिल हैं, इसमें अपोजिशन शामिल है, इसमें अटॉर्नी जनरल शामिल हैं। इतना सारा, इतना बड़ा केस 5 जजेस की बेंच जिसको सुन रही हो, वो जो उनका डिसीजन होगा, क्या वो जुडिशियल डिसीजन नहीं माना जाएगा? मैं कहता हूं एक और नया प्रश्न यह है, क्या रेफरेंस को स्यू मोटो केस लिया जा सकता है? क्या रेफरेंस को स्यू मोटो अपील माना जा सकता है? अब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की अपील तो हो नहीं सकती, क्योंकि वो 2 जजेस की सुप्रीम कोर्ट का ही है। तो क्या इसको क्यूरिटी पिटिशन में लिया जा सकता है? ऐसे बहुत सारी एनोमली अब क्रिएट होने वाली है। फिर चलिए, नहीं अगर लिया जा सकता है, आंसर नेगेटिव में है, नहीं लिया जा सकता। नहीं लेने की सिचुएशन में अगर ये जो रेफरेंस है ये 2 जजेस की बेंच के अगेंस्ट में चला जाता है, तब अगला स्टेप क्या होगा? मुझे लगता है फिर अगला स्टेप क्यूरेटिव पिटीशन ही होगी और क्यूरेटिव पिटीशन में फिर से सुनवाई करेंगे। तो क्या रेफरेंस के दौरान इसी केस को क्यूरेटिव पिटीशन में बदला जा सकता है प्रेमे फसाए ये पाने के बाद कि इसमें डिफेक्ट है? ये नई एनामलीज हैं और मुझे लगता है कि इनका डिसीजन आएगा तो कुछ नई बात निकल कर आएगी और जिसको पूरा देश देखेगा। हालांकि मैं डे टू डे जो हियरिंग होगी उसके जो बहस के पॉइंट होंगे उन पॉइंटों पर चर्चा करूंगा। आप लोग अपडेटेड रहें, आप सब्सक्राइब भी करके रखें और फॉलो करें, क्योंकि हम डेली उसका अपडेट देने वाले हैं। जो भी कोर्ट में होने वाला है, पूरे पूरे दिन की सुनवाई है, जो भी सुनवाई में होगा वो हम पूरा उस पर डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि लॉ स्टूडेंट्स को, लॉयर्स को और आम आदमी जो लॉ जानना चाहता है वो पेड क्लासेस का लाभ ले सकता है।